नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो मनोविज्ञान का टॉपिक चल रहा था उसका आज हमारा चौथा पार्ट होगा, यानी कि हमारा दूसरा लेसन जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसका आज हमारा चौथा पार्ट होगा। 3 पार्ट हमने अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसकी वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। प्राइमरी सुपर टेट का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। ये वीडियो हम आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती है उसमें वन लाइनर पोर्शन की तरह मनोविज्ञान वाला सेशन दिया गया है जो प्राइमरी सुपर टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी के माध्यम से हम आपको तैयारी करा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। एक चीज़ आपको बता दें कि सुपर टेट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड विभिन्न नोट्स पीडीएफ अगर आप चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से जाकर विभिन्न नोट्स जो होते हैं फ्री में उपलब्ध हैं, आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। उसी के अंतर्गत आता है वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत ये दिया गया था इस बुक में। तो वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे जैसे आगे वीडियो बन रही है वैसे वैसे। तो आज बुद्धि से स्टार्ट करना था, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट दिया गया है कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो फ्रांसिस गाल्टन जो थे उन्होंने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का जो है प्रयोग किया था। इन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन। तो कह सकते हैं कि बुद्धि के जनक कौन है, तो फ्रांसिस गाल्टन भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसका है, तो बकिंघम की परिभाषा है। काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा पूछी गई परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है या योग्यता होती है, ये भी कह सकते हैं। और ये वुडवर्थ महोदय जी का कथन है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा पॉइंट है कि बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किया था तो बीने ने किया था। बीने का समय जो है 1905 का समय माना जाता है और इन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि का मापन करना प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो वह पाठ्यक्रम का जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है बुद्धि का। और अगला पॉइंट, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है या योग्यता है, ये टर्मन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। इनके बारे में और आगे चर्चा की जाएगी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण इनसे प्रश्न बनते हैं उनके। तो चलिए, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग और स्वास्थ्य, ये बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वंशानुक्रम, वातावरण और आयु एक ही चीज़ में आ जाता है। उसके बाद लिंग जो होता है, प्रजाति जो होती है और स्वास्थ्य जो होता है, एक अलग रूप में वो प्रभावित करने का कार्य करते हैं बुद्धि को। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ये बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला पॉइंट है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, या 3 प्रकार बताए हैं। यहाँ पर दिया गया है अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और एक गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि। इन्होंने 3 प्रकार बताया है बुद्धि को। तो याद रखेगा, यांत्रिक बुद्धि जो होती है उसको मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। तो कभी कभी वो भी शब्द दिए रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें एक एक चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से इसको चीज़ को समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बुद्धि, देखिए अमूर्त बुद्धि होती क्या कि ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक होते हैं जो कुछ दिखता नहीं फिर भी उसका वर्णन कर देते हैं नए तरीके से। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अमूर्त बुद्धि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो यह इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्तियों में पाए जाते हैं जो व्यवसायी होते हैं, कूटनीति होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जैसे नेता होते हैं। उनके अंतर्गत सामाजिक बुद्धि पाया जाता है। जैसे जो व्यवसाय करने वाले होते हैं उनके अंतर्गत ये बुद्धि पाई जाती है, ताकि समाज में जो लोग होते हैं उनको समझना और उनके अनुसार अपने
जो व्यवस्थाएं हैं उसको लागू करना, ये सामाजिक बुद्धि कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप नेता हैं या व्यवसाय किए हुए हैं तो लोगों को समझकर प्रोडक्ट का प्रयोग करना, समाज में लाना कि मांग किस चीज़ का है, वैसे वो सब सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, इसको मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कई नाम है इसके। इस प्रकार के बुद्धि वाले मनुष्य जो है कुशल कारीगर होते हैं, मिस्त्री जिसको कहते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, ये सब जो है इनके अंतर्गत आती है। जैसे कि नए नए तरीके खोजना, नए नए डिजाइनें खोजना, जैसे कि आप कह सकते हैं कि किसी भी मॉडल, कोई भी अगर प्रोडक्ट आता है तो उसके मॉडल होते हैं और उस मॉडल को नए एक अलग तरीके से समाज के अनुरूप खोजना ताकि समाज में उसकी मांग ज़्यादा बढ़ सके, उसी को हम यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि कह सकते हैं। बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं जिसकी बातें दिया गया है तो उसको समझते हैं, जिसे काफ़ी महत्वपूर्ण है। डायरेक्टली पूछता है कि ये सिद्धांत किनका है, तो ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। एकल कारक का सिद्धांत जो है बीने, टर्मन और स्टर्न या स्पीयरमैन भी कह सकते हैं, ये मानते थे कि बुद्धि एक कारक होती है, यानी कि बुद्धि अविभाज्य होती है, सिर्फ एक ही होती है बुद्धि, इनका मानना था। प्राचीन काल में इनके मानने वाले वैज्ञानिक थे, ये चीज़ बुद्धि को मानने वाले। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बीता तो द्विकारक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक जो स्पीयरमैन है, उन्होंने बुद्धि को द्विकारक माना। एक होता है कि सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक, जिसको जनरल फैक्टर और स्पेसिफिकल फैक्टर भी कहा जाता है। आगे उसकी चर्चा हम करेंगे पूरी डिटेल में, अभी इतना ही बस समझिएगा। फिर उसके बाद इनकी जब बुद्धि को आलोचना की गई तो फिर इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत दिया, और याद रखिएगा त्रिकारक सिद्धांत के जनक कौन है, तो स्पीयरमैन हैं। आगे चलते हैं। बहुतत्व या असमातत्व सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुतत्व सिद्धांत बुद्धि का, या कह सकते हैं बहुतत्व सिद्धांत, थॉर्नडाइक का नाम आता है, तो ध्यान से इस चीज को समझिएगा। परमाणुवादी सिद्धांत भी इनको कहा जाता है, इनके सिद्धांत को आणविक सिद्धांत भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये नाम। अगला पॉइंट है कि बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है तो थॉर्नडाइक का ही नाम आता है। आगे चलते हैं, और अगला है कि 6/7 या 6 या 7 समूह कारक का सिद्धांत की बात किया जाएगा तो वो नाम आता है थर्स्टन का। थर्स्टन का काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है, इन्होंने 1938 में ये अपना सिद्धांत दिया था। यानी कि इन्होंने 7 प्रकार की जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यानी कि प्राथमिक अक्षमता वाली जो बुद्धि है, इन्होंने 7 प्रकार की बताई थी, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप नहीं कहते कि स्थानिक बुद्धि, आगमन बुद्धि, फिर उसके बाद स्मरण बुद्धि, अंकी बुद्धि, विवेचन बुद्धि, तो ऐसे इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धियाँ इन्होंने बताई थी थर्स्टन ने। इनको समूह कारक सिद्धांत भी कहा जाता है बुद्धि का, तो याद रखिएगा समूह शब्द ध्यान रखिएगा। समूह कारक सिद्धांत भी बुद्धि का इनको कहा जाता है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद वर्ग घटक या संघ शतात्मक सिद्धांत जो है जी थॉमसन ने दिया था। उसके बाद क्रमिक महत्व का सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, यहाँ देखिए पदानुक्रमिक दिया गया है, तो क्रमिक महत्व का सिद्धांत जो है बॉट और बर्मन, यानी फिलिप बर्मन ने ये दिए थे, ध्यान रखिएगा। एक ही चीज होता है पदानुक्रमिक सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, हालांकि यहाँ पर 2 जगह दे दिया गया है। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो जेपी गिलफोर्ड, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट इन्हीं का सिद्धांत है, इन्हीं को बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और इन्होंने 3 प्रकार की जो है 3 आयाम यानी कि 3D के आधार पर इन्होंने बुद्धि को बांटने का कार्य किया था, और इन्होंने 180 कारक उसी तीनों के अंतर्गत इन्होंने रखे थे, 180 कारक, तो ध्यान रखिएगा। पहला इन्होंने बताया था संक्रिया पहला बताया था, दूसरा इन्होंने बताया था विषय वस्तु, और तीसरा था उत्पादन, तो ध्यान रखिएगा। पहला संक्रिया, दूसरा था इनका क्या, विषय वस्तु, और तीसरा इनका था क्या था, उत्पादन, या आप परिणाम कह सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है आरबी कैटल ने दिया था, तो ध्यान रखिएगा। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्मन ने दिया था। त्रितत्व सिद्धांत जो है रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया था। तो रॉबर्ट स्टेन काफ़ी वर्ग फेमस वैज्ञानिक हैं, इनकी चर्चा मैं आगे अभी करूंगा, ध्यान से इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अभी सिद्धांत का नाम दिया है तो समझिए, बस इतना ही।
बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत जेपी दास, इनका तो पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या विकासीय अवस्था का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं इनके सिद्धांत को, और विकासीय अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए जनरल जीएस कारक सिद्धांत स्पीयरमैन, मैंने ऊपर ही बात किया था। जीएस फैक्टर के प्रतिपादन तो स्पीयरमैन का नाम आता है। यहाँ पर डिटेल में दिया गया है तो इसको समझते हैं। देखिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जिसे जीएस फैक्टर कहा जाता है। जी फैक्टर को सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर कहते हैं, और एस फैक्टर को विशिष्ट कारक जो कि स्पेसिफिक फैक्टर इंग्लिश में उसको कहा जाता है। सामान्य कारक हर व्यक्ति में होता है, वो अपने वंशानुक्रम से आपको मिलता है, अनुवांशिकी जो होते हैं लक्षण उसके द्वारा वो मिलता है। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर जो विशिष्ट कारक होते हैं वो आपको वातावरण से मिलते हैं। जैसे जैसे आप जिस वातावरण में प्रवेश करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक में यही अंतर होता है। जैसे यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझाया है कि जी कारक जो एक आंतरिक भाग होता है, मतलब आपको हमेशा एक फिक्स मात्रा की तरह आपको वंशानुक्रम से मिलता है। लेकिन आपको ये स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है हर प्रकार में अलग अलग होता है। किसी का खेल में, किसी का पढ़ाई में, किसी का जो ट्रेवलिंग में, मतलब हर चीज़ का अलग अलग होता है। किसी का संगीतकार में, मतलब अलग अलग बुद्धियाँ होती हैं, उसी को जनरल फैक्टर कहा जाता है। स्पेसिफिक फैक्टर यस कारक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्पीयरमैन का है तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने आगे चलकर इसको खंडित किया और फिर इन्होंने त्रिखंड सिद्धांत दिया। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था, और इन्होंने बताया था कि जो जनरल फैक्टर होता है और स्पेसिफिक फैक्टर होता है उनके दोनों पार्ट, यानी कि जनरल फैक्टर आपके अनुवांशिकी लक्षण से आए हुए होते हैं, तो माता और पिता के जो अलग से पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पुत्र के पिता जो है क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर वाली जो रुचियां होती है खेल की वो बच्चों में भी आती हैं, कुछ भाग आती हैं, तो वो एक पार्ट हो जाएगा। और एक वातावरण से जो पार्ट मिलता है उस दोनों के संयोग वाले पार्ट को अलग से पार्टित कर सामूहिक कारक के रूप में इन्होंने खंडित करने का कार्य किया था। तो तीसरा प्रकार इन्होंने सामूहिक कारक के रूप में प्रस्तुत किया था स्पीयरमैन, इसीलिए इनके सिद्धांत को त्रिखंड का सिद्धांत भी कहा गया संशोधन के बाद। तो ध्यान रखने वाली चीज थी। आगे चलते हैं और अगला हमारा सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय हैं, और इन्होंने अपने सिद्धांत में, जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। हमने प्रकार में अभी बात किया था कौन कौन से, तो मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि भी कह सकते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं उसको। उसके बाद अमूर्त बुद्धि और एक था सामाजिक बुद्धि। तो उसके पीछे हमने चर्चा अभी किया था। उसी सिद्धांत में देखिए, इसी बहुकारक सिद्धांत में इन्होंने बताया था किसी भी मानसिक क्रिया को करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक होते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसी को बहुकारक सिद्धांत कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उसी को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, या बालू का सिद्धांत भी इसी को सिद्धांत को कहा जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर के माध्यम से इन्होंने समझाया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कैटल का सिद्धांत या तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जो है कैटल महोदय या हार्न महोदय ने दिया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। सम्मिलित सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत जो है जेपी गिलफोर्ड का नाम आपने सुना होगा। मैंने बताया आपको कि 3 आयाम और 180 कारक इन्होंने बताए हैं अपने सिद्धांत में। त्रिआयामी सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। आगे चलते हैं 120 कारक सिद्धांत बुद्धि की संरचनात्मक सिद्धांत में जेपी गिलफोर्ड ने बताया था। तो पहले 120 बताया था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने सिद्धांत को संशोधित कर 150 फिर पहुंचाया, और फिर उसके बाद 180 तक पहुंचाकर, मतलब 180 तक पहुंचाने का कार्य इन्होंने किया था अपने सिद्धांत में। ठीक, आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण की बात करें तो बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, एक होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है जो इसमें दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ।
जैसे देखिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किसी एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कई व्यक्तियों को एक साथ परीक्षण किया जाता है, तो उसको सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इन दोनों का भी दो प्रकार होता है। जैसे व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मतलब ये हुआ कि शब्दों के माध्यम से, यानी शब्द वाचन प्रक्रिया के माध्यम से जब परीक्षण किसी भी व्यक्ति का किया जाता है तो उसको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। और व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात किया जाए, अशाब्दिक जिसमें शब्दों के माध्यम से नहीं, वस्तुओं के माध्यम से बुद्धि परीक्षण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बंदूक चलाना सिखाना है, तो लकड़ी का बंदूक बना रहेगा, उससे उस चीज़ को ज्ञान दिया जाता है, उसी को अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कह सकते हैं। जैसे अभी यूक्रेन में जो मामला चल रहा था, युद्ध वाला क्षेत्र, तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि अपने बच्चों को शिक्षा देना कार्य किया, स्कूली शिक्षा में जो देते थे, तो उन लोगों ने लकड़ी के माध्यम से जो है बंदूक चलाने का कार्य जो है उनको सिखाने का कार्य किया था, ताकि रूस के खिलाफ वो आगे भविष्य में जाकर लड़ सकेंगे, कभी उनको ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होगी तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन वो सामूहिक था, समूह में सिखा रहे थे। ठीक, जैसे देखिए, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये बनता है, देखिएगा, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात करें तो आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस परीक्षण के अंतर्गत आता है। विकल्प में यही रहेगा, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो आप ध्यान से रखिएगा, आर्मी अल्फा परीक्षण, अल्फा का आकार ऐसे बनता है, आर्मी अल्फा परीक्षण जो होता है वह क्या होता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। और ये अमेरिका में प्रारंभ किया गया था जब प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था, तो उसी समय इस चीज़ को प्रारंभ किया गया था अपने सैनिकों को शिक्षा देने के लिए। उसके बाद देखिए सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण इसको कह सकते हैं हिंदी में। उसके बाद आगे चलते हैं, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसको आर्मी बीटा टेस्ट। और बीटा टेस्ट में क्या होता है कि बीटा टेस्ट में ये होता है, इसका आकार, बीटा टेस्ट में जो होता है सामूहिक रूप में ये परीक्षण किया जाता है और अशाब्दिक रूप में, यानी कि शब्दों का माध्यम नहीं प्रयोग किया जाएगा, उसमें सिर्फ वस्तुओं का प्रयोग कर उनको शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शिकागो शहर में अशाब्दिक टेस्ट का निर्माण भी किया गया था। पहले ये सब सैनिकों को अपनी शिक्षा देने में प्रयोग किया जाता था, अब न जाकर स्कूलों में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। तो ध्यान रखिएगा, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ यहाँ से और भी परीक्षण, जैसे कि अगर हम बात करें सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत, तो एक आर्मी अल्फा टेस्ट आ जाता है, फिर प्रज्ञा मेहता टेस्ट जो कि काफ़ी फेमस है, पूछा जाता है, आर.के. टंडन टेस्ट भी इसके अंतर्गत आता है, MC महसिन टेस्ट और MC जोशी टेस्ट, ये 5 जो टेस्ट हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आते हैं इसमें। उसके बाद सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बात किया जाए तो आर्मी बीटा टेस्ट मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद कैटल फ्री टेस्ट एक आता है और कई भी टेस्ट हैं इसके अंतर्गत, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। भाषा का मैंने अभी बताया कि वाचन शब्द का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो भाषा का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था। ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके परीक्षण किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या निष्पादन परीक्षण कहा जाता है। मैंने कहा ना कि लकड़ी का वस्तुएं बनाई जाती है और उसके माध्यम से परीक्षण किया जाता है, उसको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कह सकते हैं। अब चलते हैं आगे, और अगला हमारा है IQ, इंटेलिजेंट क्वालिटी जो होती है वह बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण इन्होंने बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण के आधार पर किया गया है। बताया गया है कि कितने अंक में कितनी बुद्धि होती है, ये बताया गया है। जैसे देखिए, 140 से अगर ऊपर बुद्धि वाले व्यक्ति है तो उसको हम प्रतिभाशाली व्यक्ति मानते हैं। 120 से 140 के बीच है तो वो प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं, और 110 से 120 के अंतर्गत तो उस उत्कृष्ट बुद्धि के अंतर्गत वो व्यक्ति आ जाता है। उसके बाद 90 से 110 के बीच जो है सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति आ जाता है, और 80 से 90 तक वाला क्षेत्र जो होता है मंद बुद्धि वाला क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद 70 से 80 वाला क्षेत्र जो होता है निर्बल बुद्धि के अंतर्गत आता है, और 50 से 70 वाला बीच मूर्ख के अंतर्गत आता है, और 25 से 50 के बीच जो होता है वो मूड आ जाता है, और 25 से
जो ऊपर 25 से नीचे वाला जो होता है वो एकदम जड़ बुद्धि, जिसको कुछ सिखाई नहीं जा सकता, वो किसी काम का नहीं होता है, वो 25 से नीचे वाले बुद्धि में आ जाते हैं। तो ये थे आज का जो बुद्धि परीक्षण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उसने हम पार्ट 4 में कर लिए। और बचे खुचे पार्ट जो है 5 पार्ट में जो है, पार्ट 5 में जो है बुद्धि से संबंधित रिलेटेड जो है अगले पार्ट में हम कवर कर लेंगे। उसके बाद एक और पार्ट इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा। उसके बाद ये हमारा टॉपिक यानी कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक वाला जो टॉपिक है, दूसरा लेसन, वो समाप्त हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा दिया गया था लेकिन महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए दिया गया था। तो क्या हुआ, तो चलिए दोस्त आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।